बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट के लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं। नंबर एक तो हाफिज़ साहब है, मैं इनका नाम भूल गया, देख के आया था। तो बाद हाफिज़ साहब ने लिखा है कि हैंडलिंग चार्जेस फ्रेट के अंदर शामिल होते हैं या एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और दूसरा है डेट के ऊपर के डिलीवर्ड एट टर्मिनल जब होता है या डिलीवर्ड एट डेस्टिनेशन जब होता है, तो क्या ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पॉसिबल है कि कोई कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्टर डायरेक्ट इंपोर्टर के वेयर हाउस में डिलीवर कर दे या इंपोर्टर डायरेक्ट एक्सपोर्टर से अपने वेयर हाउस तक डिमांड करे कि यहाँ पे डिलीवर कर दें। तो पहले देख लेते हैं कि हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं। हैंडलिंग चार्जेस फ्रेट के अंदर भी शामिल होते हैं और नहीं भी होते। दोनों यस और नो दोनों जवाब इसको दिए जा सकते हैं। वो हैंडलिंग चार्जेस जो शिप लगने तक पीछे आ रहे होते हैं वो फ्रेट के अंदर शामिल होते हैं। जैसे जब आप कंसाइनमेंट, कोई भी एक्सपोर्टर कंसाइनमेंट शिपिंग कंपनी को हैंड ओवर कर देता है, तो उससे लेके उस शिपिंग कंपनी के डेस्टिनेशन के ऊपर अनलोडिंग करने तक दरमियान में जो भी हैंडलिंग चार्जेस आते हैं वो फ्रेट के अंदर शामिल होते हैं। पॉसिबल है उसकी ट्रांसशिपमेंट होनी हो कि जिस डेस्टिनेशन से शिप चला है वो किसी दूसरे कंट्री में जाके सारा सामान उतारे और फिर वो सारा सामान दूसरे शिप के ऊपर लोड हो और वहाँ से फिर वो नेक्स्ट कंट्री की तरफ ट्रैवल करे। तो अब ये जो हैंडलिंग हो रही है वहाँ पे कंसाइनमेंट्स की, तो उसके चार्जेस उसके फ्रेट के अंदर शामिल है, वो एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जब शिपिंग कंपनी डिस्चार्ज कर देती है कंटेनर को उस कंसाइनमेंट को डेस्टिनेशन के ऊपर, तो उसके बाद फिर उसकी वो कस्टम वेयर हाउस में चला जाती है, कंसाइनमेंट वहाँ चली जाएगी, कस्टम क्लियरेंस होगी और फिर उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस आएंगे, लोडिंग वगैरह के, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हैंडलिंग चार्जेस फ्रेट के अंदर भी होते हैं लेकिन फ्रेट से बाहर भी होते हैं। जो पोर्ट टू पोर्ट हैंडलिंग होगी वो शिपिंग कंपनी के ज़िम्मे होगा और वो फ्रेट में शामिल होगा। लेकिन जैसे ही शिपिंग कंपनी डिस्चार्ज करेगी कंसाइनमेंट को डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर और उसके बाद उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, तो फिर जब उसकी लोडिंग वगैरह होगी या कस्टम के अंदर जो हैंडलिंग चार्जेस होंगे, सम टाइम वहाँ से चीज़ें उठा के किसी और जगह रखनी पड़ती हैं, सम टाइम उसमें से सैंपल निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैंडल कर रहा होता है। जब कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको टोटल बिल अपनी सर्विसेज का देगा तो उसमें उसके जो चार्जेस हैं वो तो मेरे टाइम में तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार इससे ज़्यादा नहीं होते थे, अभी शायद वो 10-15 हज़ार हो चुके हैं, लेकिन नॉमिनल फ़ीस होती है उसकी। और लेकिन उस नॉमिनल फ़ीस के साथ उसने उससे कोई 2-3-4 गुना ज़्यादा डिफरेंट चार्जेस ऐड किए होते हैं कि जी इतनी फ़ोटो कॉपी करवाई उसके चार्जेस हैं, इतना लोडिंग करवाई, फिर अनलोडिंग करवाई, फिर लोडिंग करवाई, वो है, और इस तरह के डिफरेंट चार्जेस उसमें डिटेल लिखी होती है, साथ रसीदें लगी होती हैं। ये सब रिसीटेड एक्सपेंस होते हैं जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट चार्ज करता है। कोई भी एक नॉर्मल एक कंटेनर की जो कंसाइनमेंट होती है उसमें 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार इस तरह से डिफरेंट चार्जेस उसके ऊपर आ जाते हैं, अदर दैन कस्टम ड्यूटी जो भी गवर्नमेंट ड्यूटीज़ है उसके अलावा। तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग यानी हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो वो फॉर अंडरस्टैंडिंग के आप समझ गए होंगे कि हैंडलिंग चार्जेस फ्रेट में भी होते हैं और अदर दैन फ्रेट में होते हैं, लेकिन नॉमिनल होते हैं, उससे कोई ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कोई इतना असर नहीं पड़ता। नंबर 2 है डिलीवर्ड एट डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हाँ कंसाइनमेंट डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन ड्यूटीज़ जो है वो आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी, यानी कि इंपोर्टर को पे करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बड़ा प्लांट एंड मशीनरी कोई पूरा प्लांट इंपोर्ट करता हूँ,
तो अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो प्लांट पूरे का पूरा पहले कराची पोर्ट के ऊपर उसकी अनलोडिंग हो, उसके जिन कंटेनर्स में आया है उसमें से निकाला जाए और फिर वो दूसरे कंटेनर में लोड हो, फिर वो यहाँ वहाँ से मेरे वेयर हाउस तक आए, फिर यहाँ पे आके फिर उनको निकाला जाए। तो इस तरह की मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जब, क्योंकि उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही होती है उस प्लांट के ऊपर। तो वहाँ पे जो भी फ्रेट कॉस्ट है वो नॉमिनल रेट होती है, उसका कोई असर नहीं होता कि एक बड़ी अमाउंट के ऊपर जो फ्रेट आ रहा है वो अगर थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो वो अफोर्डेबल होता है। लेकिन अगर उसको वहाँ पे अनलोड किया जाए कराची में और फिर उसको दूसरे कंटेनर में लोड किया जाए तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में था तो वहाँ CEO साहब, उनकी एक शादी हुई, वहाँ पे कोई औलाद नहीं हुई, फिर उनकी दूसरी शादी हुई, उस वक्त उनकी एज कोई 60-65 तक पहुँच चुकी थी। बहरहाल फिर दूसरी शादी की, वो फ़ौरन ही उनके फिर एक बेबी बॉय हो गया। तो अब उन्होंने सोचा कि बेबी को मर्सिडीज़ गाड़ी जो है ना वो गिफ्ट करता हूँ मैं। और उन्होंने यहाँ पे शाहनवाज एंड कंपनी वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो मुझे बुला लिया कि भाई गाड़ी चाहिए और फ़ौरन चाहिए, और इस तरह से जाके पसंद की, कलर शलर देखा, गाड़ी बुक हो गई और चाहिए थी बड़ी केयरफुली और जल्दी आ जाए। अब वो गाड़ी जब वो सारी जो हमने LC खोल ली और उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको फॉरवर्ड कर दी कि भाई भिजवाओ जल्दी ज़रा, इसको बाई सी आनी थी। तो जब वो बाई सी कराची पे आई तो अब रूटीन में हर कंपनी के ऑथोराइज जो होते हैं क्लियरिंग एजेंट, वो हमारे पास भी था। तो उससे कहा कि यार ये गाड़ी आ रही है, उनकी प्रैक्टिस वो होती है रॉ मटेरियल और इस तरह के प्लांट मशीनरी स्पेयर वगैरह की। तो गाड़ी का उसका एक्सपीरियंस नहीं था। उससे पूछा कि यार ये गाड़ी आ रही है तो लेकिन हमें बड़ी कोई सेफ़ टाइप की केयरफुल अटेंशन चाहिए, इसके लिए मियाँ साहब की अपनी गाड़ी है, उन्होंने बेगम को गिफ्ट करनी है। तो अब कंपनी में कुछ लोगों से, अब जो वो डिस्ट्रीब्यूटर था शाहनवाज एंड कंपनी, उसने कहा कि जी ये आप ना करें, आप हम खुद ही उसकी हैंडलिंग करेंगे और उसको आपको यहाँ पे डिलीवर करवा देंगे, अदरवाइज़ कुछ भी मिसहैप हो सकता है गाड़ी के साथ, आप उसको इस तरह से ट्रीट ना करें। तब गाड़ी का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ियों की इंपोर्ट का, तो वो तो जर्नल रॉ मटेरियल प्लांट मशीनरी इस तरह से होते थे। तो लेकिन बाकी कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि भाई बेहतर है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात मान लें सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर की बात मान लें। अब प्रॉब्लम ये थी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो चार्ज कर रहा था वो कोई 1-1.5 लाख रुपया ज़्यादा मांग रहा था, और अगर हम अपने जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट था उसके थ्रू कराते तो वो 1.5-2 लाख रुपए की बचत थी। तो यही कन्फ्यूजन थी कि क्या कॉस्ट सेविंग पे जाया जाए या इधर पैसे ज़्यादा दे दिए जाएं। ये ना हो कि बाद में ज़्यादा पैसों का मसला खड़ा हो जाए कि भी आपने इधर ज़्यादा पैसे क्यों दिए जब अपना बंदा अवेलेबल था, और अगर अपने बंदे को कम पैसों पे करवा लेते हैं तो गाड़ी के साथ कुछ ना हो जाए। तो बहरहाल अकल इस्तेमाल की कि ठीक है देख लेंगे, पैसे ज़्यादा पे करते हैं तो गाड़ी इन्हीं को हैंडलिंग करने देते हैं। तो वो गाड़ी जिस कंटेनर के ऊपर आई थी उसी कंटेनर को एज इट इज़ उन्होंने यहाँ लाहौर में अपनी वर्कशॉप थी DHA में, वहाँ पे भिजवाया, गाड़ी अनलोड हुई और खैर खैरियत से वहाँ पे चली गई। तो मकसद बताने का ये कि ऐसी चीज़ें जो कॉस्टली हों, सेंसिटिव हों, या जिसको आप अनलोडिंग ना करवाना चाहें कराची में, तो वो आप उसी कंटेनर को जिसमें वो आ रही होती हैं उसी को अपने वेयर हाउस तक ले आते हैं। तो जब वो आपके वेयर हाउस तक आएगा तो उसमें उसका फ्रेट उस आप जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से लेके आपके वेयर हाउस तक सारी चीज़ें शामिल होगी। एक और बात बता दूं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जितनी भी कंसाइनमेंट आती हैं पोर्ट के ऊपर, वो जो जिस कंटेनर के अंदर होती हैं वो शिपिंग कंपनी की मलकियत होता है। वो कंटेनर कराची में अनलोड हो जाता है और वापस शिपिंग कंपनी को चला जाता है, और जो कंसाइनमेंट होती है वो कस्टम वेयर हाउस में चली जाती है। फिर कस्टम क्लियरेंस के बाद उस कंसाइनमेंट को किसी और कंटेनर में लोड किया जाता है, और वो कंटेनर फिर जो इंपोर्टर होता है उसके वेयर हाउस तक आता है, और ये लोकली कंटेनर जो अवेलेबल होते हैं उनमें होता है।
और जो एक्सपोर्ट जहाँ से हुआ है वो जो कंटेनर है वो शिपिंग लाइन वापस ले जाती है, यानी उसके पास चला जाता है। लेकिन जो सेंसिटिव कंसाइनमेंट होंगी या जहाँ पे आप केयर करना चाहते हैं, फिर आप शिपिंग लाइन से कहेंगे या आप अपने एक्सपोर्टर से कहेंगे कि भाई ये जो कंटेनर है कराची में अनलोड ना हो, जो कंसाइनमेंट कस्टम क्लियरेंस में जानी है वो इसी कंटेनर को वहाँ पे आप रख दें, कंटेनर के अंदर ही कंसाइनमेंट की कस्टम क्लियरेंस होगी और एज इट इज़ कंटेनर वहाँ से हमारे वेयर हाउस तक मूव हो जाएगा और उसके बाद हम इसको अपनी कंसाइनमेंट को अनलोड करेंगे और कंटेनर वापस कराची आपकी शिपिंग कंपनी को भिजवा देंगे। तो अब वो जो कराची से जो कस्टम क्लियरेंस के कुछ दिन लगेंगे उनका रेंट, फिर वहाँ से कराची से वेयर हाउस तक जो किसी भी जगह हो सकता है वहाँ तक जाने में जितने दिन लगेंगे उसका रेंट, फिर वापस कंटेनर खाली जाएगा शिपिंग कंपनी के पास उसका रेंट। तो ये उतने दिनों का पर डे के हिसाब से कंटेनर का रेंट उस शिपिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा और ये एक्सपोर्टर भी कर सकता है आपके बिहाफ पे और आप ख़ुद भी कर सकते हैं शिपिंग कंपनी से अपने क्लियरिंग एजेंट के थ्रू। तो इस तरह से अगर ऐसी सूरत हो कि आपका कोई प्लांट मशीनरी या कोई सेंसिटिव आइटम है जिसको आप अनलोडिंग नहीं करना चाहते पोर्ट के ऊपर, तो फिर आप एक्सपोर्टर से अगर कहते हैं कि भाई आपने जो फ्रेट पे करना है कॉस्ट एंड फ्रेट, तो वो आप मेरे वेयर हाउस तक डिलीवर दें, मुझे कंसाइनमेंट डिलीवर चाहिए। तो जब वो डिलीवर चाहिए तो वो उसमें कंटेनर एज इट इज़ आपके पास आएगा, उसका सारा फ्रेट वगैरह रेंट वगैरह सब कुछ शामिल होगा और वो आपके वेयर हाउस में डिलीवर हो जाएगा। लेकिन दरमियान में जब कस्टम क्लियरेंस होगी तो उसकी जो ड्यूटीज़ वगैरह होंगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेंगी। वो आप अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से उसकी क्लियरेंस करवाएंगे, ड्यूटीज़ पे करेंगे, लेकिन जो कंटेनर्स होंगे वो एज इट इज़ आपके वेयर हाउस तक डिलीवर हो जाएंगे। तो इसको आप डिलीवर्ड एट डेस्टिनेशन कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो डिलीवर्ड बेसिस के ऊपर भी होती है, लेकिन कस्टम क्लियरेंस आपको करवानी पड़ेगी, उसमें फ्रेट और कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो दोनों शामिल होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक जितने भी बड़े प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रहे होते हैं वहाँ पर तो जो कंटेनर की अनलोडिंग है वो भी एक्सपोर्टर की निगरानी में हो रही होती है। जैसे अगर मैंने कोई प्लांट जर्मनी से इंपोर्ट किया है और उसने जिस टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है कराची में और कराची से फिर आगे उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ इंस्टॉल होना है, तो इंपोर्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है एक्सपोर्टर को कि भाई ये इस डेट में पहुँचना है, तो आप उससे पहले अपने इंजीनियर्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो जिस जगह उन्होंने अनलोडिंग करनी है, स्टेकिंग करनी है, उस प्लांट की लगाना है, उसके लिए कोई ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो पहले इंजीनियर्स अवेलेबल हों यहाँ पर, वो अपना साइट को सारी को चेक कर लें। जब कंसाइनमेंट आए और कंसाइनमेंट जिस तरह से आप पैक करके भिजवाएंगे वो उसी तरह से मेरे वेयर हाउस तक या फैक्ट्री तक पहुंचनी चाहिए। दरमियान में कस्टम क्लियरेंस उन्हीं कंटेनर्स के अंदर होती है और ड्यूटीज़ पे कर दी जाती हैं इंपोर्टर की तरफ से, और वो कंसाइनमेंट एज इट इज़ जैसे पैक होती है वो वहाँ पे आती है और फिर उन्हीं एक्सपोर्टर कंपनी की इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी वहाँ पर उसकी अनलोडिंग होती है, उसको इंस्टॉल किया जाता है और टिल द टाइम के वो सक्सेसफुली रन ना कर जाए प्लांट, सारी की सारी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो डिलीवर्ड बेसिस के ऊपर भी होती है। ये नहीं कि कराची पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर कंसाइनमेंट पहुंची और फ्रेट भी ख़त्म और एक्सपोर्टर का रिस्क भी ख़त्म और सब कुछ। एक्सपोर्टर का रिस्क जब तक प्लांट रन नहीं कर जाता सक्सेसफुली उस वक्त तक कायम रहता है और उसको उसकी ज़िम्मेदारी रहती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।